Hi everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's start the question answers or exercise of your chapter number 1, the Indian Constitution from your book Civics. तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. Why does a democratic country needs a constitution? ठीक है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है? भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो हर कंट्री को जरूरत है. ठीक है, जरा इसका आंसर करते हैं. ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्संस इन अ कंट्री कैन अग्री अपॉन. भाई कॉन्स्टिट्यूशन जरूर चाहिए होता है. सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन पूरी कंट्री के लिए, सारे लोगों के लिए जरूरत है. क्यों? जिससे कंट्री रेगुलेट हो पाए, जिससे कोई भी इंसान ये ना बोले कि भाई मेरे राइट ज्यादा है तेरे कम है, और रेगुलेशन रह पाए पर्टिकुलर कंट्री में. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन दर्ज होता है, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है एक रोल प्ले करने. ठीक है, फिर आता है इट डिफाइंस द राइट ऑफ अ सिटीजन ओवर स्टेट अनदर पर्सन. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? हमारे राइट्स रखता है. हमें हमारे राइट्स रखने का अधिकार है. भाई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, सारे इंडिविजुअल्स को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं और कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट हमसे हमारे हक नहीं छीन सकता है. वैसे बहुत सारे पॉइंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए वो आप तो जानते ही है, लेकिन ये कुछ प्रोमिनेंट पॉइंट है. ठीक है, हमारा धर्म हमसे नहीं छीन सकता है, हमसे एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें दर्ज होती हैं और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है. ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द डिफरेंस इन who exercise executive power in 1919 constitutions of Nepal? Why do you think Nepal needs a new constitution today? अब इसका क्या मतलब हुआ कि भाई नेपाल में एक्चुअली इट वाज अ मोनार्क, यानी कि मोनार्की थी, वहां पे राजा रूल करते थे. ठीक है, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काफी ज्यादा मांगे करी गई, प्रोटेस्ट करेंगे, वहां कॉन्स्टिट्यूशन आ भी गया. लेकिन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आया जो तब भी किंग के ही मुताबिक चल रहा था. बाद में लोगों ने 2 या 3 साल तक काफी प्रोटेस्ट करे, एजिटेशन करे, एंड उसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे लाया गया. नया कॉन्स्टिट्यूशन जो चलता है लोगों के बिहाफ पे, बिकॉज इक्वल बिफोर द लॉ, पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ. ठीक है, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, जितने भी चीजें हैं, सबसे पहले इंसान, हम पीपल से, हम इंडिविजुअल से सबसे पहले पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग वी आर रियली इंपॉर्टेंट, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन भी हमसे ही चलता है और गवर्नमेंट भी हमसे ही चलता है. ठीक है, सो इन द 1990 नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द किंगडम वाज इंटायरली इन द हैंड्स ऑफ द किंग. 1990 की बात चल रही है भाई. नेपाल में क्या था? नेपाल में सारी की सारी पावर किसके हाथ में रिसाइड करती थी? किंग के हाथ में रिसाइड करती थी, और उसके मिनिस्टर्स के हाथ में. भाई अथॉरिटी जिसके पास आ जाती है वो क्या उसका मिसयूज भी कर सकता है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड इन 2007, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो किंग के बिहाफ में, यानी किंग के मुताबिक चल रहा था उस वक्त पे, एंड इट वाज still under their king. ठीक है, so people protested for a real constitution, for a real democratic constitution with a government, यानी कि गवर्नमेंट के साथ एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट चाहिए जो सबके हित में काम करती है, जो सबके साथ क्या रखती है? इक्वालिटी रखती है. और हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में एक बिल्कुल सच्चा रियल वाला कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए हमें. ठीक है, सो नेपाल में क्या हुआ था आपको पता चल गया. नेपाल में 1990 के वक्त पे किंग थे, और फिर उसके बाद वापस कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, लेकिन वो किंग के मुताबिक चलता था. फिर एक रियल वाला कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था 2015 तक. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं भाई? जो लोग इलेक्ट करते हैं. समझ लीजिए मुझे किसी मुद्दे पे बात करनी है पार्लियामेंट में. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? मैं रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करूंगी और वो पार्लियामेंट में मेरे मुद्दे को रखेगा. ठीक है, सो रिप्रेजेंटेटिव्स का समझ लीजिए कोई रिस्ट्रिक्शन ही ना रखा जाए, उनकी पावर एक्स्ट्रा बिल्कुल लिमिटेड ही ना रखी जाए, ओवर लिमिट कर दी जाए. तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल सी बात है कि सबकी अथॉरिटी, सबका पावर जो होता है ना, वो एक दायरे में रहना चाहिए, वो एक रेस्ट्रिक्शन के साथ जरूर होना चाहिए. और नो रेस्ट्रिक्शन हो जाए तो क्या होगा जरा देखते हैं. इफ देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, द लीडर माइट मिसयूज द पावर गिवन टू देम. ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफगार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ पावर by our political leaders. The constitution lays down the rule
that guards the citizen against misuse of power. ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो, ऑब्वियसली पॉलिटिकल लीडर भी हम लोगों से ही इलेक्ट होते हैं, पीपल से ही इलेक्ट होते हैं. सो अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी तो वो ऑब्वियसली अपनी अथॉरिटी और अपने पावर का मिसयूज कर सकते हैं. ठीक है, और साथ ही साथ भाई गदरिया मचा देंगे अगर मिसयूज कर दिया तो. एंड उसके बाद क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, वही कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है एज अ मसीहा, एज अ सेवियर, और क्या करता है, उनके पावर को रेस्ट्रिक्ट करता है, उनके पावर को उतना ही देता है जितना उनको देना चाहिए. रिस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ही डालता है. एंड क्या करता है, उनके ले डाउन द रूल्स, यानी कि उनके रूल्स को ले डाउन करता है, गार्ड करता है, हर एक इंसान को गार्ड करता है अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर, against the misuse of power of any political leader or representative. कोई भी भाई हम पे चढ़ने की कोशिश करे या फिर कोई भी हमें दबाव करने की कोशिश करे तो भाई सबसे पहला सेवियर आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन ही है. ठीक है, सो हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं इस चैप्टर के. अगर आपको स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप evidyarthi.in की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं भाई. सारी हेल्प उपलब्ध है वहां पे, सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, ई बुक, सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा. इट्स टोटली फ्री एंड मिलेंगे एक ऑसम मजेदार चैप्टर के साथ. टिल देन अपना ध्यान रखिए. टेक केयर, बाय बाय.